हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है सारे के सारे बच्चे, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ में बिना डरे अपनी नीट की तैयारियों के अंदर व्यस्त होंगे। डरने की कोई बात भी नहीं है क्योंकि आपके साथ हैं आपके अपने सुभाष सर। और इस सेशन के अंदर सुभाष सर बात करने वाले हैं उन 50 कंसेप्ट्स के बारे में। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालाइज करने पर उन्होंने ये पता लगाया है कि अगर ये जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं 50 कंसेप्ट्स की, इन 50 कंसेप्ट्स को आपने बहुत अच्छे से कर लिया, सीख लिया, इनके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 95% से भी ज्यादा क्वेश्चंस हर साल जो नीट के अंदर पूछे जाते हैं वो इन्हीं 50 कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। इस साल भी होंगे और आपके करेक्ट होंगे। लेकिन इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर करना जो कि पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको क्लास 11th के सेलेक्टेड 50 कंसेप्ट्स की लिस्ट दी थी, उसमें बच्चों ने मुझसे पूछा है। बच्चों को वीडियो बहुत पसंद आया, बच्चों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल था। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा और एक बार फिर से कहूंगा कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि मैक्सिमम बच्चों की टेंशन दूर हो, मैक्सिमम बच्चों को इस एग्ज़ाम की रियलिटी के बारे में पता चले। तो सर आखिर में ऐसा कौन सा क्वेश्चन था? आ, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर ये जो कॉन्सेप्ट्स की आप लिस्ट दे रहे हो, सिर्फ लिस्ट ही दोगे? हालांकि ये भी हमारे लिए हेल्पफुल है, आप एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बता भी रहे हो कि कहाँ कितना पढ़ना है आपको, राइट? लेकिन फिर भी बच्चों की एक जनरल क्वेरी है, एक जनरल इच्छा है कि सर आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही दोगे या फिर अपनी स्टाइल के अंदर, और मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है वो बच्चों को यूनिक लगती है, थोड़ी हेल्पफुल लगती है, थोड़ी आसान लगती है। तो नेचुरली बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या अपनी स्टाइल में इन कंसेप्ट्स को आप समझाओगे भी? क्योंकि बच्चों को पता है कि एक बार सुभाष सर ने अपनी स्टाइल में किसी कंसेप्ट को समझा दिया तो फिर उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन का गलत होना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट? तो इसका आंसर है यस। मैंने आप सभी बच्चों को ऑलरेडी प्रॉमिस कर रखा है कि मैं आपको सिर्फ ये 50 प्लस 50 100 क्वेश्चन ही नहीं, मैंने हैंड पिक्ड कर रखे हैं 200 प्लस कंसेप्ट्स। ठीक है, ये वाला जो सेशन है ये ऑलरेडी मैं आपको प्रॉमिस कर चुका हूं। ठीक है ना? हर कंसेप्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे, मतलब मैं पूरा अच्छे से आपको समझाऊंगा कि उस कंसेप्ट का यूज क्या है, उसको कहां कहां पर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उस कंसेप्ट का यूज कहां कहां पर होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है ना? साथ ही साथ में उसके ऊपर जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं, जितने भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और ये ऑलरेडी मैं सेशन आप लोगों को प्रॉमिस कर चुका हूं, मैंने पिछली बार भी ऐसा एक सेशन कंडक्ट करा था, वो अभी भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, बट इस बार फ्रेश अपने तरीके से मैं उस पर्टिकुलर सेशन को एक ही मैराथन सेशन के अंदर पूरा करूंगा। एंड ये मैंने प्रॉमिस कर रखा है आपको 22 अप्रैल। इस डेट को याद रखना। इस दिन आपको ये जो लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, इस लिस्ट के अलावा भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने पिक किए थे, लास्ट ईयर मैंने छाटे थे, मैंने देखा पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि इन कंसेप्ट से बाहर का था। मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, बच्चों का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ और बच्चे इस साल भी डिमांड कर रहे हैं। तो हम ये सेशन प्लान कर रहे हैं 22 अप्रैल को। तो पहली चीज तो ये दूर हो गई बच्चों की, राइट? दूसरा, बच्चे मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज के सेशंस का इंतजार कर रहे हैं। अब देखो, ये जो सेशन है ना, इसके साथ साथ मैंने एक 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज भी आपके लिए बनाई है। ठीक है, 1500 प्लस क्वेश्चंस। अब क्या होगा कि ये वाला जो सेशन है और ये वाला जो सेशन है, इसको अगर मैंने पूरा करवा दिया और अगर आपने पूरा कर लिया तो फिर आपको मिरेकल फास्ट ट्रैक सीरीज की या फॉर दैट मैटर किसी भी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है ही नहीं आपको। तो पहले मेरा टारगेट है कि मैं इन दोनों सेशंस को कंप्लीट करूं। ये हम करने वाले हैं 22 अप्रैल को और ये हम करने वाले हैं 24 अप्रैल को। जल्दी रख रहा हूं इस बार मैं सेशन, ताकि आपके पास में बहुत सारा समय रहे नीट से पहले। आप धीरे धीरे, मैं तो एक ही दिन में करवा दूंगा, बट आप धीरे 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 अपनी पेस के ऊपर कम से कम इन दोनों सेशंस को कंप्लीट कर।
आई प्रॉमिस यू इन दोनों सेशंस को कंप्लीट करने के बाद में आपको किसी और प्रकार के क्रैश कोर्स की, किसी और प्रकार के मिरेकल सीरीज के, फास्ट ट्रैक सीरीज के सेशंस को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर है ज़रूरत, किसी चीज़ को आप डिटेल में जाके पढ़ना चाहते हो, तो मिरेकल सीरीज के सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। और मैं भी कुछ सेक्शंस के ऊपर मिरेकल फास्ट ट्रैक के सेशंस बनाने वाला हूं, जैसे थर्मल फिजिक्स हो गई, जैसे एसएचएम एंड वेव्स हो गया, जैसे पूरी की पूरी मॉडर्न फिजिक्स हो गई, जैसे पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स हो गई। तो ये जो मेजर पोर्शंस है इनके ऊपर सेशन आएंगे, बट पहले ये वाली चीजें, ठीक है ना। कब आएंगे, किस डेट पर आएंगे, ये मुझसे मत पूछो, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर आप लोगों के लिए, आप बच्चों के लिए काम कर रहा होता हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस बात के ऊपर होता है कि काम जल्दीबाजी में ना किया जाए, काम को सिर्फ करने के लिए ना किया जाए, काम को इसलिए किया जाए ताकि अगर बच्चे इस पर्टिकुलर सेशन को या इन पर्टिकुलर सेशंस को देखें तो उनको उसका बेनिफिट भी हो, ठीक है ना। तो ये दोनों सेशंस हम प्लान कर रहे हैं 22 और 24 ऑफ अप्रैल को। मीनवाइल हो सकता है आपको मिरेकल फास्ट ट्रैक के सेशंस मिल जाए, जैसे रोटेशन वाला सेशन मैंने प्रिपेयर किया है, तो जैसे ही कंप्लीट होगा मैं डाल दूंगा। और बाकी मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स और ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये आपके रिकॉर्ड होते चले जाएंगे, मैं इनको अपलोड करता चला जाऊंगा, राइट। रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं इसलिए डाल रहा हूँ, मैं लाइव भी आया था बीच में, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप अपनी स्पीड पर बहुत कम समय में मेरे सेशंस देख सकते हो। अभी इस साल तो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही ये वीडियोस उपलब्ध करवाऊंगा, नेक्स्ट ईयर अपन पूरे साल भर लाइव पढ़ेंगे, राइट। तो अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये सेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे उन कंसेप्ट के बारे में जो क्लास 12th वाला पोर्शन है। मैंने इसको अपडेट नहीं किया, क्लास 12th वाला पोर्शन जो है, ठीक है, क्लास 12th वाला जो पोर्शन है उसके वो 50 कॉन्सेप्ट जिनके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड होता है, राइट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको आनी चाहिए। डिपेंडेंस ऑफ कुलाम फोर्स ऑन मीडियम, तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसे कुलाम फोर्स को चेंज करता है दो आवेशों के, दो चार्जेस के बीच में। जैसे आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो तो दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स किस तरीके से चेंज हो जाता है, ये आपको अच्छे से सीखना है। कंसेप्ट नंबर 3, नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन बनेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स के, यानी कि ढेर सारे चार्जेस दे रखे होंगे, या फिर एक वायर और एक चार्ज दे रखा होगा, या दो शीट्स दे रखी होंगी, और फिर आपको किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी, या फिर कंडीशन दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो बताओ क्या क्या कंडीशंस बन रही है। इस तरीके के जो सवाल बनते हैं इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम के जो सवाल है, वो बहुत फेवरेट है नीट के, वो आपको अच्छे से करना है, अच्छे से उनको रिवाइज करना है, ठीक है ना। गाउस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सारी की सारी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है। डायपोल इन यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स जीरो नहीं होता। यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो होने की वजह से ट्रांसलेशन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म में रोटेशन के साथ साथ आपको ट्रांसलेशन भी होता हुआ नजर आता है। तो टॉर्क कितना लगता है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, रोटेशन में आपको वर्क डन कितना करना पड़ता है, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो नीट के सबसे फेवरेट कॉन्सेप्ट्स में से है। इनको आपको अच्छे से करना है और अच्छे से सीखना है। वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये वर्क डन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस को समहाउ वर्क डन से रिलेट करना होता है, राइट। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपको अच्छे से करना है। कंसेप्ट नंबर 7, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, एवरीथिंग यू शुड नो। कंडक्टर मीडियम रखने पर दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जीरो हो जाता है। एवरीथिंग अबाउट कंडक्टर्स इज इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली यहीं से बनते हैं। कंसेप्ट नंबर 8, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑन डाइलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो, सबको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, और उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डाइलेक्ट्रिक, यानी कि एप्सिलॉन आर। तो कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को
कंप्लीटली या पार्शियली किसी डाइलेक्ट्रिक से भरने पर उसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, नई कैपेसिटेंस क्या होती है, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है इस कंसेप्ट के अंदर। कंसेप्ट नंबर 9, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के जो वेरियस सर्किट्स हैं, अब इसमें आपने कैपेसिटर को हो सकता है खाली रख रखा हो, कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया हो, है ना। बहुत प्यारा कंसेप्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर से रिलेटेड, बहुत फेवरेट टॉपिक है ये भी नीट का, इसको आपको अच्छे से करना है। 10th, करंट फ्लो इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो आपकी खूब सारी इक्वेशंस होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली इक्वेशन होती है, वी डी इज इक्वल टू म्यू ई। करंट की इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर भी वर्क करती है, राइट। रेजिस्टिविटी के बारे में आपको पता पड़ता है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम वाला जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का। तो ये सब कुछ कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो होता है उससे रिलेटेड कंसेप्ट है, इनके ऊपर प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट नंबर 11, रेजिस्टेंस या फिर कह लो रेजिस्टिविटी की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस। कंसेप्ट नंबर 12, पावर एंड हीट लॉस इन सर्किट, है ना। कंसेप्ट नंबर 13, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, या जिसको मीटर ब्रिज भी कहते हैं, मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होती है, और पोटेंशियोमीटर का यूज किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में किस प्रकार किया जाता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बट इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पोटेंशियोमीटर के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप मान के चलो आइदर पोटेंशियल ग्रेडियंट या फिर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट नंबर 15, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड कर्व्ड वायर्स। तो ये बायो सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन है। एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि स्ट्रेट वायर के लिए लगता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला। और ऐसे ही आपका जो कर्व्ड वायर है उसके लिए भी बायो सावर्ट की एप्लीकेशन से एक फॉर्मूला आता है, इनको आप यूज कर सकते हो नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अच्छे से करना है। एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। थिक वायर के अंदर सरफेस पर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से वेरी होती है। सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन किस प्रकार से होता है, टॉरॉइड के अंदर किस प्रकार से होता है। तीनों ही एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा चांसेस है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन आ गई, तो क्लास 11 से कंबाइन करने का मौका मिल रहा है एग्जामिनर को। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एग्जामिनर, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाए ही जाते हैं। टॉर्क ऑन अ कॉयल, कैसे आप कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क लगता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ की मैग्नेटिज्म और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंगल ऑफ डिप हो गया, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हो गया, BH BV और टोटल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है B, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे BH जो होता है वो B cos थीटा के इक्वल होता है, या BV जो होता है वो B sin थीटा के, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। पोल्स के ऊपर एंगल ऑफ डिप कितना होता है, एवरीथिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिज्म। किसी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो तीन तरीके का हो सकता है, और इन तीनों को अलग अलग तरीके से शो किया जा सकता है। जैसे ससेप्टिबिलिटी की फॉर्म में शो किया जा सकता है, जैसे जो डाया मैग्नेटिक होते हैं उनकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, और पैरा और फेरो की पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाए, 100% पूछे जाएंगे क्वेश्चन, है ना। फेवरेट टॉपिक है ये भी नीट का। 22nd, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन मूविंग एंड रोटेटिंग रॉड, बहुत कॉमन एग्जांपल है, क्वेश्चंस बनते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉयल एंड सोलेनॉइड, कॉयल की और सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं, और उनकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी से ज़्यादा नॉर्मली करंट और वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। 25th, रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। अब ये पूरा जो AC वाला चैप्टर है उसमें आइदर आपको RMS वैल्यू निकलवाई जाएगी फॉर अ गिवन AC, बट वो बहुत आसान है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सीरीज LCR सर्किट और उसकी रेजोनेंस की कंडीशन के ऊपर बनते हैं, अच्छे से करना है। क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्वालिटी फैक्टर एंड पावर फैक्टर अलग अलग सर्किट्स के लिए किस तरीके से निकाला जाता है, इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 27th है प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, EM वेव्स की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो EM वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे आप कैसे एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, दोनों के बीच में रिलेशन होता है। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, स्पीड कैसे निकालोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ध्यान रखना लाइट भी ईएम वेव होती है, तो स्पीड निकलवा के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछी जा सकती है मीडियम की, है ना। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ईएम वेव ट्रांसवर्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशन है वो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं, और वो आई कैप जे कैप के कैप वाला रोटेशन फॉलो करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप होगी, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप होगी, तो वेव प्रोपेगेशन के कैप डायरेक्शन के अंदर होगा, ई क्रॉस बी डायरेक्शन के अंदर होगा, है ना। ऐसी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। 28th है ऑर्डर ऑफ ईएम वेव स्पेक्ट्रम, मतलब जो ऑर्डर है आइदर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में या फिर डिक्रीजिंग वेवलेंथ की फॉर्म में आपको पता होना चाहिए, और हर तरीके की ईएम वेव के आपको यूसेज पता होने चाहिए। इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स से किस प्रकार से इमेज बनती है, मैग्निफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब, अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, ध्यान से करना उसको, ठीक है। एंगल ऑफ डिविएशन एंड डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ लेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑप्टिक्स। इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर्स, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, रैंक डिसाइड करने वाला क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम दिस टॉपिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करने हैं, उन्हीं को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। चांसेस है कि नीट के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप उसको सही कर दोगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ इन वाईडीएसई, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो फ्रिंज पैटर्न बनता है वो किस किस तरीके से अफेक्ट किया जा सकता है, उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, क्वेश्चंस इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, आप उठा के देख लेना क्वेश्चंस, ठीक है। 36th फ्रिंज फॉर्मेशन इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसी तरीके से रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, नीट के अंदर पूछे जा रहे हैं, अच्छे से कर लेना, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। ब्रूस्टर्स एंगल एंड मेलस लॉ इन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आइदर ब्रूस्टर एंगल वाली कंडीशन से आएगा कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, और रिफ्रैक्टेड के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। तो मतलब मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर ब्रूस्टर एंगल डिपेंड करता है, म्यू जो होता है वो 10 IB के इक्वल होता है। इसी तरीके से मेलस लॉ होता है, अगर आप किसी पोलरॉइड के ऊपर, ठीक है, आई इंटेंसिटी की लाइट जो कि पोलराइज्ड है इंसिडेंट करवा रहे हो, तो जो आउटपुट मिलेगा आपको वो आई मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन बात करें ड्यूअल नेचर, तो उसमें कैसे आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या कह लो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ये एक इक्वेशन मैंने लिख दी, कितने भी न्यूमेरिकल तुम उठा के कर लो सारे के सारे इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, सब कुछ आ गया इस इक्वेशन के अंदर, दिस इज नोन एज आइंस्टीन्स इक्वेशन। ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसके एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैटर वेव्स, अलग अलग पार्टिकल्स के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत टिपिकल बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नीट के अंदर क्वेश्चन मैटर वेव्स के ऊपर बेस्ड हो और आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, इस चैप्टर में से। बात करते हैं एटम्स की, तो एटम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको जो एक फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, सिर्फ इस फॉर्मूला को ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। यहीं से आपसे स्पेक्ट्रल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, और यहीं से आपसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन, फिर जो फोटोन्स बाहर निकलते हैं उनकी एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, एनर्जी लेवल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, इसी को आपको अच्छे से करना है। 42 मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, अच्छे से पढ़ना है इन दोनों को। फिर बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी जो रदरफोर्ड सॉडी लॉ है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके वाला, जिसमें आप मतलब नंबर ऑफ एक्टिव रेडियो एक्टिव पार्टिकल किसी पर्टिकुलर सैंपल में किसी पर्टिकुलर टाइम पर कब और कितने होंगे, मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। यहीं से कार्बन डेटिंग और एजिंग वाले कॉन्सेप्ट भी निकल के आते हैं। वो टाइप ऑफ प्रॉब्लम है बट कंसेप्ट जो है वो सिंगल है, वो है
लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, राइट। तो ये आपको अच्छे से करना है, बहुत ज़्यादा चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के यहाँ से, ठीक है ना। अल्फा बीटा एंड गामा एमिशन। अल्फा एमिशन से जो डॉटर न्यूक्लियस बनता है उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर पर क्या फर्क पड़ता है? एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक मास नंबर 4 डिक्रीज हो जाता है। बीटा के अंदर दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस। तो बीटा प्लस से डॉटर न्यूक्लियस कैसा बनता है, बीटा माइनस से डॉटर न्यूक्लियस कैसा बनता है? ए पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जेड चेंज होता है, आइदर +1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। अच्छे से करना है, अच्छे से, है ना, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो इम्प्योरिटीज एंड टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर अक्सर। अच्छा मिक्स्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बना दिया जाता है, कई बार पूछा गया नीट के अंदर, जेईई मेंस के अंदर। ध्यान से करना। फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस ऑफ डायोड, तो डायोड के सर्किट्स के अंदर फॉरवर्ड बायस होने पर डायोड करंट को कंडक्ट करने लगता है, रिवर्स बायस होने पर करंट को ब्लॉक कर देता है। तो कैसे डायोड के सर्किट्स को सॉल्व करते हैं इन कंडीशन ऑफ फॉरवर्ड बायस, इन कंडीशन ऑफ रिवर्स बायस, ये आपको पता होना चाहिए। जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनर डायोड से बेस्ड जो सर्किट्स होते हैं उससे रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं नीट के अंदर, पूछे जा सकते हैं आगे भी। करंट गेन, वोल्टेज गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वो इस ही टॉपिक के ऊपर आएगा। इधर आपसे करंट गेन पूछा जाएगा, वोल्टेज गेन पूछा जाएगा, फिर उसकी मदद से आप पावर गेन वगैरह, वोल्टेज गेन वगैरह निकाल सकते हो। ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपकी वेव जो है वो पाई शिफ्ट हो जाती है, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है। और आपको पूरी वर्किंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर पता होनी चाहिए, बिकॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लॉजिक गेट। हर लॉजिक गेट का सिंबल, हर लॉजिक गेट की ट्रुथ टेबल और बूलियन एल्जेब्रा आपको आनी चाहिए, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट भी दे दिया जाए तो वो किस लॉजिक गेट की तरह बिहेव करेगा ये आप पता लगा सको। यूजिंग ट्रुथ टेबल भी पता लगा सकते हो, बट वो लंबा मेथड है। यूजिंग बूलियन एल्जेब्रा पता लगाओगे, मेथड बहुत ही आसान हो जाएगा। अगेन मैं मॉडर्न फिजिक्स का सेशन मिरेकल फास्ट ट्रैक के अंदर प्लान कर रहा हूँ बिफोर नीट भी नहीं, इन दिस मंथ, इस मंथ के अंदर मैं थर्मल फिजिक्स का सेशन प्लान कर रहा हूँ, मैं वेव्स एंड एसएचएम का सेशन प्लान कर रहा हूँ। रोटेशन का सेशन ऑलमोस्ट रेडी है, 5-6 सेशन तो मैं प्लान कर रहा हूँ, बट स्टिल पहले मैं 200+ कंसेप्ट वाला सेशन और 1500+ क्वेश्चंस वाला सेशन रखूंगा, ताकि हो सकता है बच्चों को बाकी जो सेशन है उनकी ज़रूरत ही ना पड़े, बच्चे एक बार के लिए मेरी तरफ से फ्री हो जाए। हाँ भाई, सुभाष सर ने जो प्रॉमिस की थी चीज़ें वो करवा दी है, अब हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल चुकी है। तो मेरे ऊपर जो दाग लगे हुए हैं वो मुझे हटाने हैं, ठीक है। माफ़ तो आप करोगे नहीं बच्चे, ये नहीं समझोगे कि स्वास्थ्य की वजह से मैंने आपको बीच में पढ़ाना छोड़ा था, ठीक है। खैर, नोबडी इज़ देयर टू लिसन योर एक्सक्यूजेस। एक बहुत हार्ड लेसन है जो कि मुझे मिला, और कोई बात नहीं, एक अच्छी चीज़ सीखने को मिली जो कि शायद ज़िंदगी भर मुझे मजबूत बनाए रखेगी, मजबूत बनाए रखेगी, मजबूर नहीं, मजबूत बनाए रखेगी, ठीक है। तो कैसा रहा सेशन ये मुझे बताना, अगर हेल्पफुल रहा तो और बच्चों के साथ में भी शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि बच्चों की टेंशन दूर हो, उनको पता चले कि हाँ यार बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, कम चीज़ों को पढ़ना है, भले अच्छे से पढ़ना है, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करनी है। नीट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिक्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।